हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज यूनिट 3 पढ़ेंगे ब्लॉक 4 का बिहेवियर असेसमेंट। और इसमें बिहेवियर असेसमेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स की। और पहले तो डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर असेसमेंट है, उसकी एप्लीकेशन, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन एजम्पशंस हैं, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिहेवियर असेसमेंट टेक्निक्स हैं। मेन तो 3 है इसमें। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट है पहली, दूसरी है केस स्टडी मेथड और तीसरा है इंटरव्यू मेथड। और उसके बाद 2 छोटी छोटी और दी हुई हैं जो अदर मेजर्स में आती हैं। तो शुरू करते हैं बिहेवियर असेसमेंट। बिहेवियर असेसमेंट में क्या होता है, हम बेसिकली बिहेवियर असेस करते हैं, दूसरों का स्टडी करते हैं बिहेवियर के बारे में। इसमें हम कोई भी अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे केस स्टडी करना। केस स्टडी को केस हिस्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें किसी भी पर्सन का पास्ट और प्रेजेंट और सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी होती है। इंटरव्यू मेथड होता है, जो कि सबको पता है इंटरव्यू क्या चीज़ होती है। और अदर मेथड्स में 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे आगे। सो ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या कवर करेंगे: डिफाइन एंड डिस्क्राइब बिहेवियर असेसमेंट, कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर असेसमेंट, फंक्शन, और उसके बाद फंक्शनल बिहेवियर एक वन ऑफ द टेक्निक है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। केस हिस्ट्री मेथड के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, उसके टाइप्स भी हैं। और उसके बाद इंटरव्यू मेथड है और उसके टाइप्स हैं। इसमें जो पोर्शन एग्ज़ाम में मैंने देखा है, लास्ट के 3-4 पेपर में जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं ज़्यादातर, वो मैं आपको बता दूंगी कौन सा टॉपिक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर असेसमेंट देख लेते हैं। बिहेवियर असेसमेंट में क्या होता है कि बेसिकली बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। बिहेवियर जो नज़र आ रहा है, जिसको ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं। तो ओवर्ट बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है किस तरीके से, या तो केस स्टडी करके ऑब्जर्व करते हैं, या इंटरव्यू लेते टाइम हम लोग पूछताछ करते हैं तो भी ऑब्जर्व करते हैं। और ये ओवर्ट बिहेवियर होता है जो कि सामने से नज़र आ सके। इसमें फीलिंग्स और कॉग्निशंस और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो चीज़ हम नोट करना चाह रहे हैं, हो सकता है वो हम इंटरव्यू के थ्रू पूछें, कुछ चीज़ें हम बस अब ऐसे ही उसको देख के ऑब्जर्व करें। और कुछ ऐसी चीज़ें जो विद इन द इंडिविजुअल भी हो सकती है और आउटसाइड द इंडिविजुअल भी हो सकती है। विद इन द इंडिविजुअल मतलब जो उसके अंदर मन की बात है, जो हम उससे पूछ के वो हमें बता रहा है, हम उससे पूछ रहे हैं। और कुछ आउटसाइड भी हो सकती है, जैसे कि हम उसको देख के जो चीज़ असेस कर रहे हैं कि वो उस टाइम पे किस तरह बिहेव कर रहा है, कितना कंफर्टेबल है और किस तरीके से उसका बिहेवियर शो हो रहा है। तो बिहेवियर असेसमेंट में हम दोनों तरीके से उसको असेस कर रहे हैं। उसके अंदर की चीज़ भी जानना चाहते हैं और बाहर से भी उसको देख के ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि क्या, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, उसकी इमोशंस क्या हैं। सो इट इज़ एन एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें। जैसे बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है उनके बारे में जानने के लिए, एडल्ट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, ग्रुप्स को भी ऑब्जर्व किया जाता है, ग्रुप में कोई कैसे बिहेव करता है। जैसे कि हमने सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा कि ग्रुप बिहेवियर को भी ऑब्जर्व किया जाता है। सो बेसिकली ये बिहेवियर असेसमेंट क्या चीज़ है, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कि आपने जो चीज़ सोची है क्या वो सही है, हाइपोथेसिस आपका ठीक है, और दूसरा उसको प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज। इंटरवेंशन वर्ड इसमें बार बार आएगा, इसको नोट कर लो। इंटरवेंशन का मतलब है जब आप किसी के बिहेवियर को ठीक करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी सोचते हो, उसको इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। जब भी हम किसी के साथ इंटरवेंशन करते हैं मतलब हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सोच रहे हैं, उसके बिहेवियर को रेमिडिएट करने का, रेमिडिफाई करने का, उस पर्टिकुलर बिहेवियर को ठीक करने का। आगे चलते हैं। It may be stated that its main goal has been behavior change. बिहेवियर असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है, मेन गोल क्या है कि किसी का बिहेवियर हमने चेंज करना है, जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है, जो बिहेवियर उसमें नहीं होना चाहिए, जिस बिहेवियर की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस बिहेवियर को हमने चेंज करना है। इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज वो डिफाइन करनी है जिससे उसका बिहेवियर चेंज हो सके। अब आगे चलते हैं। इसमें ये जो टॉपिक है कॉमन करेक्टरिस्टिक्स एंड अजम्पशंस, ये एग्जाम में बहुत पूछा और ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, पूरे पूरे 10 नंबर का भी आता है। इसमें ये बता रहे हैं कि हम क्या चीज़ अज्यूम करके चलते हैं कि जब भी हम बिहेवियर असेसमेंट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं। वो क्या है? पहली चीज़ है कि हम फोकस कर रहे हैं बिहेवियर पे।
चाहे हम कोई भी असेसमेंट टेक्निक यूज़ कर रहे हो, केस स्टडी यूज़ कर रहे हैं, इंटरव्यू यूज़ कर रहे हैं, और भी जो हम पढ़ने वाले आगे, उसमें हम फोकस किस पे कर रहे हैं, उनके बिहेवियर पे, ओवर्ट पे भी, कोवर्ट पे भी। ओवर्ट तो मैंने बताया जो आपको सामने दिख रहा है, कोई सामने से रो रहा है आपको दिख रहा है, वो ओवर्ट बिहेवियर है, लेकिन कोई अंदर से दुखी है वो कोवर्ट है, जो आपको नहीं पता। तो हमें क्या करना है, उसके ओवर्ट बिहेवियर को भी फोकस करना है, कोवर्ट बिहेवियर को भी फोकस करना है, मेजर करना है, उसको इवेलुएट करना है। और ये स्पेसिफिक कोई टाइम होता है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन होती है जिस पे हम इसको स्टडी करते हैं। बहुत ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना है, इसमें आपकी सब्जेक्टिव बायस नहीं आनी चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो भी डेटा आपको चाहिए उसके बिहेवियर को स्टडी करनी है। दूसरी चीज़ हम क्या मान के चलते हैं कि बिहेवियर असेसमेंट जो टेक्निक्स है जितनी भी, वो बिलीव करती है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का मतलब है कि हम कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं जो रिलायबल कंपैरिजन कर सके दूसरे लोगों के साथ, उस डेटा को हम दूसरों से कंपेयर कर सकें, दूसरों को कम्युनिकेट कर सकें। कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हम कंपेयर ना कर सकें, ऐसी चीज़ ना हो जिसको दूसरों को समझा ना सके। तो क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए कंपेयर करने के लिए और दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए आसान हो, ताकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी आ सके। बिहेवियर असेसमेंट मेथड आर यूज ट्रेन्ड एंड इम्पार्शियल ऑब्जर्वर। तीसरी चीज़ हम ये मान के चलेंगे कि इसमें ट्रेंड ऑब्जर्वर होने चाहिए और इम्पार्शियल, पार्शियलिटी ना करेंगे किसी के साथ, वो अपनी सब्जेक्टिविटी ना लेके आए उसके अंदर। ट्रेंड होने चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए, उनको पता होना चाहिए किस टाइम पे कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और वो उसको अच्छे से कलेक्ट करें, डेटा को रिकॉर्ड करें, इंफॉर्मेशन को, और उसको इंटरप्रेट करें, ऑब्जेक्टिवली इंटरप्रेट करें। फिर है ऑल ऑफ देम यूज एम्पिरिकली वैलिडेटेड मेजर्स। इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव कंसिस्टेंसी इन द मेजरमेंट। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मेजरमेंट में, चाहे वो आपने किसी भी सिचुएशन में ली हो, और वो वैलिड डेटा होना चाहिए। ऑल ऑफ देम रिकॉग्नाइज एरर्स एंड ट्राई टू counteract the errors or minimize error to the extent possible using statistical method. इसमें क्या है, एरर हो सकती है, कुछ एरर हो सकती है डेटा कलेक्ट करने में, हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो एरर आप पहचान सको। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि इसमें हम उस एरर को पहचानते हैं, उसको कम करने की कोशिश करते हैं अपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करनी ज़रूरी है। ऑल दीज बिलीव दैट बिहेवियर कंसर्न अकर्स ड्यू टू स्टिमुलाई फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और ये चीज़ भी मानी जाती है कि जब भी हम कोई बिहेवियर देखते हैं तो वो हमेशा किसी न किसी स्टिमुलस की वजह से होती है जो उनके एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। जो भी बिहेवियर हो रहा है उसके उस बिहेवियर या उस रिस्पॉन्स की वजह है कोई ना कोई सिचुएशन या कोई ना कोई स्टिमुलस। ये हमारी एजम्पशन होती है जब भी हम किसी का बिहेवियर असेस करते हैं। हमें उसी स्टिमुलस को पहचानना है, उसी सिचुएशन को पहचानना है जिसकी वजह से वो बिहेवियर हो रहा है जो हम चेंज करना चाहते हैं। अगर हम उससे पहले होने वाले स्टिमुलस को पहचान लें और उसको कंट्रोल कर लें, तो हो सकता है हम उस बिहेवियर को भी रोक लें जो हम रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे उस सिचुएशन को पहचानना जरूरी है जिसकी वजह से वो बिहेवियर हो रहा है जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारा फोकस है। All these assessment techniques depend on not one but multiple sources of information. हमारी बिहेवियर असेसमेंट टेक्निक सिर्फ एक बार करने से नहीं होती असेसमेंट, हमें इसमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है। इंटरव्यू भी लेना चाहिए, चेकलिस्ट बना के, रेटिंग स्केल्स के थ्रू, अदर स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट, सेल्फ रिपोर्ट, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हम डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे असेसमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। All behavior assessment techniques ultimately place high emphasis on intervention. तो ये वर्ड फिर से आगे मैंने आपको बताया था, जितने भी बिहेवियर असेसमेंट टेक्निक्स हैं सबका फोकस क्या होता है, इंटरवेंशन। किस तरीके से हम वो स्ट्रैटेजी निकालें, ढूंढें जो उस बिहेवियर को सुधार सके जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिहेवियर असेसमेंट हम तभी करेंगे ना जब हमें ये लगेगा कि कोई ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को सुधारने के लिए हमें इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है। ऑल बिहेवियर असेसमेंट टेक्निक्स यूज कंटिन्यूस असेसमेंट। आपको कंटिन्यूसली असेस करना है, बेस लाइन से लेके इंटरवेंशन से लेके फॉलोअप तक। पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है, फिर उसको बाद में फॉलोअप भी करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितना काम आई है। ईच ऑफ दिस बिहेवियर असेसमेंट टेक्निक एम्फेसाइजेस ऑन एम्पिरिकली बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो भी आप इसमें इंटरवेंशन टेक्निक जो भी आप सोच रहे हो, जिस तरीके से भी आप
सोच रहे हो कि हम इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, तो वो आपकी इम्पीरिकली बेस्ड होनी चाहिए। इम्पीरिकली बेस्ड मतलब डेटा बेस, एक प्रॉपर टेस्टिंग के बाद जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है वो पूरे तरीके से साइंटिफिक हो, टेस्ट हो पाए स्ट्रैटेजी, उसकी टेस्टिंग हो पाए, इवैल्यूएशन हो पाए, उस तरीके से इम्पीरिकली बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। So, or empirically data available on the individual concerned from the person's self and environment in which the person lives. तो उस जिसका भी आप बिहेवियर असेस कर रहे हो उससे मिला हुआ डेटा और आपका खुद का डिसीजन जो है वो दोनों एक तरीके से प्रॉपरली टेस्टेड और वैलिड होने चाहिए। मोस्ट ऑफ दिस बिहेवियर असेसमेंट टेक्निक फोकस ऑन इंडिविजुअल पर्सन रेदर देन ग्रुप्स। ज़्यादातर बिहेवियर असेसमेंट हम इंडिविजुअल्स के लिए करते हैं, ग्रुप्स के लिए नहीं किया जाता है। ग्रुप में भी करते हैं बट अभी इस हमारा फोकस ज़्यादा इंडिविजुअल बिहेवियर पे होता है और उसके डिटर्मिनेंट्स पे कि जिस वजह से वो हो रहा है। हाई एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। तो अगेन वही है, इंडिविजुअल डिफरेंस पे ज़्यादा एम्फेसिस वो करते हैं कि दो लोगों के बीच में डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है, दोनों के बिहेवियर में क्या फ़र्क है, तो वो बिहेवियर सिचुएशन की वजह से है, कल्चर की वजह से है, किस वजह से वो एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल बिहेवियर जैसे हम कहते हैं, तो वो डिफरेंसेस क्यों हैं। तो वो डिफरेंस हमारा फोकस है, किसको आप नॉर्मल मानते हो, किसको आप एबनॉर्मल मानते हो, ऐसा क्यों है, वो चीज़ हमारा फोकस होना चाहिए। All behavior assessment techniques not only look for causes contributing to the problem but also try to solve the problem. सिर्फ causes नहीं ढूंढना है आपको, प्रॉब्लम सॉल्व भी करनी है, जिसको हम इंटरवेंशन बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट है, ऑल द बिहेवियर असेसमेंट टेक्निक फोकस ऑन डेवलपिंग अडेप्टिव बिहेवियर इन द इंडिविजुअल। तो हमारा फोकस क्या है कि हम उसके बिहेवियर को ज़्यादा अडेप्टिव बना पाएँ, पॉजिटिव बना पाएँ, अनडिज़ायरेबल है तो डिज़ायरेबल में चेंज कर पाएँ, कंट्रोल नहीं करना है, रिड्यूस नहीं करना है। बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते आप, ना कम कर सकते हो, उल्टा आप उसको चेंज कर सकते हो, अडेप्टिव बना सकते हो, पॉजिटिव बना सकते हो। तो ये आपका मेन इंटरवेंशन टेक्निक होना चाहिए कि उसको ज़्यादा बेटर बिहेवियर में चेंज करो इंस्टेड ऑफ उसको आप कंट्रोल करें। आगे चलते हैं इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन पे। एडवांटेजेस क्या है बिहेवियर असेसमेंट टेक्निक्स के, कि इससे हमें एक ऑब्जेक्टिव डेटा मिल जाता है और हमें स्ट्रैटेजीज मिल जाती है इंटरवेंशन की। और दूसरा यही है कि इट लीड्स डायरेक्टली टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज। बिहेवियर असेसमेंट कैन बी अंडरटेकन इन द सेटिंग इन विच द कंसर्न बिहेवियर अकर। हम उस सेटिंग में असेस कर सकते हैं बिहेवियर, जिस सेटिंग में वो बिहेवियर होता है। उस तरह की सेटिंग या तो नेचुरली होती क्रिएट कर सकते हैं या हम आर्टिफिशियल सेटिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको सिमुलेटेड बोलते हैं। कि आपने उस तरह की सेटिंग आपने खुद क्रिएट करी है, क्लासरूम सेटिंग बनाई है क्योंकि आप क्लासरूम में उसका बिहेवियर देखना चाहते हो, तो या तो नेचुरली जाके आप देख सकते हो, नहीं अगर नेचुरली आपके लिए करना मुश्किल है तो आप उस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो, जिसको सिमुलेटेड बोलते हैं। बिहेवियर असेसमेंट इज अ टेलर टू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेफर्ड पर्सन एंड टारगेटेड एनवायरनमेंट। तो ये बेसिकली असेसमेंट टेक्निक उसी पर्सन के लिए स्पेसिफिकली बनी होती है जिसको हमने स्टडी करनी है और जिस एनवायरनमेंट में उसको स्टडी करना है। कंटिन्यूटी ऑफ बिहेवियर असेसमेंट फैसिलिटेट डिटर्मिनिंग द प्रोग्रेस एंड इवैल्यूएशन। क्योंकि हम कंटिन्यूटी रखते हैं बिहेवियर असेसमेंट में तो इससे हम उसको इवैल्यूएट भी कर पाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को, और उसके पर्सन में बिहेवियर में क्या प्रोग्रेस हो रही है हम उसको भी फॉलो कर पाते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, तो ये एक तरीके से मल्टी फैसेटेड असेसमेंट है, हम अलग अलग तरीके से बिहेवियर असेस कर सकते हैं। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कोई भी कर सकता है अगर उनको ट्रेनिंग दे दें, तो इसमें ज़्यादा एडवांस डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप ट्रेनिंग देके किसी को भी सिखा सकते हो, तो ये तो एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन में इसमें थोड़ी कमी है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स नहीं है। दूसरा जो भी डिफरिंग लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन है बिहेवियर का, वो कंसिस्टेंट नहीं है डेटा। आपको बिहेवियर किसी का भी अगर डेटा जो आपको मिलता है किसी के बिहेवियर को असेस करने में, कई बार उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस है, बिहेवियर को अगर बोले डिफाइन करो तो उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है, थोड़ी सी बिहेवियर की डेफिनेशन भी एम्बिगुअस है। और जो मेथडोलॉजी जो हम बात कर रहे हैं ऊपर, वो ऐसे लगता है कि इट इज़ ईजी टू अप्लाई, लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग में थोड़ी सी भी कहीं वीकनेस है तो उसमें सारी
रॉन्ग वो प्रोसीजर हो, डिफेक्टिव हो सकती है पूरी स्ट्रैटेजी। तो ये तो इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशन है। फिर आता है जो पहली टेक्निक इन्होंने बात करी हुई है इसमें बिहेवियर असेसमेंट की, वो है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट क्या होता है कि हम जो बिहेवियर हम देख रहे हैं, हम उसके पीछे का पर्पस, वो उसके पीछे का एक बिहेवियर देखना चाहते हैं कि वो बिहेवियर जो है वो क्यों हो रहा है। अगर वो बिहेवियर जो हम जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर वो एक बैड बिहेवियर है, तो वो उस तरीके से बैड बिहेवियर क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या रीज़न है, वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो प्रोसेस दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टारगेट बिहेवियर, पहले तो हम एक स्पेसिफिक टारगेट बिहेवियर चूज करते हैं कि हमने कौन सा बिहेवियर स्टडी करना है। किसी का एक बिहेवियर ले लो, जैसे ये यहाँ पे ना ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा स्टडी होती है इस चीज़ की, तो मैं बच्चों के रिगार्डिंग ही बात करूँगी। सपोज आपने किसी बच्चे का एक बिहेवियर स्टडी करना है कि वो अटेंशन नहीं देता क्लास में, तो उसका वो बिहेवियर आपका स्पेसिफिक टारगेट बिहेवियर है कि वो नॉन अटेंटिव है। फिर आपने उसका पर्पस ढूंढना है कि वो इस तरीके से नॉन अटेंटिव क्यों है, उसका क्या पर्पस है उसके पीछे। फिर फैक्टर्स ढूंढने हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो नॉन अटेंटिव रहता है, फैक्टर्स दैट मेंटेन दैट बिहेवियर, या फिर वो इंटरफेयर कर रहे हैं उसकी सक्सेस में, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी इस तरह का बिहेवियर दिखाता है। तो इस चीज़ को हम फंक्शनल असेसमेंट कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इज एन अटेम्प्ट टू लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर एज बैड एंड डिटरमिन व्हाट फंक्शन इट मे बी सर्विंग फॉर द इंडिविजुअल। कि वो जो बिहेवियर वो दिखा रहा है, वो सब कह रहे हैं कि वो बहुत खराब बिहेवियर है, उसका बहुत बैड है, लेकिन एज एन असेसर आपने ये देखना है कि वो बिहेवियर उसके लिए क्या फंक्शन कर रहा है, उसका क्या बेनिफिट हो रहा है उस बिहेवियर से, उसकी कौन सी, उस वैसा करने से उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो फंक्शनल असेसमेंट की उस बिहेवियर का क्या फंक्शन है जो उसको सॉल्व, जो उसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए जो इस तरीके से कर रहा है। ट्रूली अंडरस्टैंडिंग वाई द पर्सन बिहेव, वो ऐसे क्यों कर रहा है, एंड डेवलप स्ट्रैटेजीज टू स्टॉप द बिहेवियर। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है उस बिहेवियर को रोकने के लिए। तो इसमें हम डॉक्यूमेंटिंग ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, हम उसको अलग अलग सिचुएशन में उसकी स्टडी करते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स का, टीचर्स का, पीयर ग्रुप का, सबका इंटरव्यू लेते हैं, इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो सके उसके बारे में निकालने की कोशिश करते हैं उस पर्सन के बारे में। और उसके वर्क प्लेस से, जैसे जहाँ वो काम करने जाता है या फिर जहाँ वो पढ़ने जाता है, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से ऑल राउंड डेटा गैदर करते हैं। इसमें बेसिकली हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह के फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, और इन्हीं सब कलेक्शन ऑफ डेटा के बेस पे हम अपना इंटरवेंशन प्लान बनाते हैं। बिहेवियर असेसमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट टिपिकली कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रेडिशनल असेसमेंट which is necessary for establishing effective remedial strategies and intervention। तो इसमें क्या है, हम 360 डिग्री डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके आसपास के हर तरीके के लोगों से, और उसको हर सिचुएशन में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं जिस जो बिहेवियर उसका बार बार अकर होता है। तो ये फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कैसे मेंटेन की जाती है बिहेवियर असेसमेंट में? रिलायबिलिटी रेफर्स टू एग्रीमेंट बिटवीन ऑब्जर्वर्स डूइंग द सेम बिहेवियर एट द सेम टाइम। एक तो होती है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, क्योंकि मैं रिलायबिलिटी आपको पहले समझा चुकी हूँ तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी मतलब कि दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और दोनों का ही ऑब्जर्वेशन सेम आई है, तो वो इंटर-रेटर रिलायबिलिटी होगी। या फिर दूसरी एक रिलायबिलिटी ये हो गई कि एक सिंगल ऑब्जर्वर है जो उस बिहेवियर को अलग अलग ओकेजन में ऑब्जर्व कर रहा है और दोनों टाइम पे उसने देखा कि बिहेवियर सिमिलर है, तो ये होती है रिलायबिलिटी इस केस में। वैलिडिटी कैसे होती है? वैलिडिटी ये होती है कि डेटा ऑब्टेन फ्रॉम वन मेजर बीइंग प्रिडिक्टिव ऑफ बिहेवियर ऑब्टेन थ्रू अदर मेजर्स। कि आपने उसका डेटा एक जगह से ऑब्टेन किया, मान लो क्लासरूम में आपने उसको ऑब्जर्व किया, और उसी डेटा को आपका डेटा जो आपने कलेक्ट किया है और जो टीचर ने उसको स्कोर दिया है या रेटिंग्स दी है, वो डेटा एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो दिस इज योर वैलिडिटी कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टीचर ने भी उसको उसी तरीके से रेटिंग्स दी है, तो ये हो जाती है वैलिडिटी। डिफरेंट सेटिंग्स में, मतलब आपकी एक सेटिंग के जो डेटा है वो हर जगह के आपकी जो ऑब्जर्वेशन आ रही है और आपने उसको जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, दूसरे लोग भी वही बता रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जो टेस्टिंग है वो वैलिड है, आप सही चीज़ को आप वो कर रहे हो, असेस कर रहे हो। तो ये हो जाती है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इस केस में।
यूजेस ऑफ बिहेवियर असेसमेंट, यूजेस ऑफ बिहेवियर असेसमेंट में क्या हुआ कि क्या होता है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो मैनी सिचुएशंस और मैनी पर्पसेस लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये टेक्निक बहुत सारी सिचुएशन और बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। जैसे स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, जब आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना हो लोगों को, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए उसमें क्या प्रॉब्लम है किसी के अंदर, गुड इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो ये सारे यूजेस हैं इसके। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये कॉन्टिन्यूसली होता है, मतलब आपने एक इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी बना दी, उसको आपने अप्लाई करा, उसके बाद भी उसको असेस करते हो बिहेवियर को, ये देखने के लिए कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कितना काम आ रही है, उससे उसका बिहेवियर में कितना चेंज आया है। तो असेसमेंट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द इंटरवेंशन इज कम्प्लीट। आपने उसके बिहेवियर के लिए इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी बना दी, अप्लाई कर दी, अब उसके बाद भी आप उसको, उसके बिहेवियर को रेगुलर असेस करते हो देखने के लिए कि उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आया है कि नहीं। तो हम क्यों करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट हमने प्लान की थी वो एडमिनिस्टर्ड हुई है कि नहीं, मतलब एक्चुअली वो ढंग से हमने अप्लाई करी है कि नहीं। चेंजेस इन बिहेवियर विल मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट, जो बिहेवियर में चेंजेस आए हैं वो हम मॉनिटर करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। अगर चेंज आया है तो क्या वो ट्रीटमेंट की वजह से आया है, क्या हमारे ट्रीटमेंट की या हमारी स्ट्रैटेजी की वजह से चेंजेस नज़र आए हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद, हैव द ट्रीटमेंट कॉस्ट बीन असेस्ड एंड हैज़ इट बीन डिसाइडेड वेदर द बेनिफिट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। जितने भी हमने ट्रीटमेंट करी है क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव थी, क्या एक्चुअली में वो हमारी ट्रीटमेंट उसके बिहेवियर के लिए बहुत इफेक्टिव हुई है, प्लस उसमें जो हमारी कॉस्ट लगी थी वो उसका उस चीज़ का बेनिफिट हमें मिला है। Has a decision been made about modifying the treatment or maintaining treatment gains if desired outcome have been achieved। तो जो ट्रीटमेंट हमने लगाई क्या उसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या वो वैसे की वैसे ही रहेगी, क्या उसको मेंटेन करेंगे तो हमारे रिजल्ट अच्छे आएंगे कि हमें उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हम बाद में बिहेवियर को बाद में भी असेस करते रहते हैं ये डिसीजंस लेने के लिए कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से आगे कंटिन्यू रखना है, क्या उसका रिजल्ट ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बिहेवियर में चेंज हो रहा है कि नहीं। अब इसमें टाइप्स आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ बिहेवियर असेसमेंट। कुछ ऐसे टाइप्स हैं इसमें जैसे कि डायरेक्ट असेसमेंट। डायरेक्ट असेसमेंट में क्या करते हैं, जब बिहेवियर हो रहा है तभी उसको हम असेस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जब वो एक्चुअली में किसी सिचुएशन में हो रहा है। एनालॉग असेसमेंट में क्या हो रहा है कि उसको हम सिमुलेटेड कंडीशन में करते हैं। सिमुलेटेड मतलब आर्टिफिशियली हम वो कंडीशन क्रिएट करते हैं जब उस बिहेवियर को हमने देखना है। तो मेजरिंग ऑफ बिहेवियर अंडर सिमुलेटेड कंडीशन, जो आर्टिफिशियली आप क्रिएट, जैसे रोल प्ले, आप उसको रोल प्ले करने के लिए बोल रहे हो तो वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड कंडीशन है, उसको एनालॉग असेसमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट असेसमेंट का मतलब है आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कर रहे हो कि पहले जो हुआ था उसके उसके अकॉर्डिंग आप असेस कर रहे हो, आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने जो देखा पहले कभी हुआ था या किसी ने बताया कि उसने इस तरीके से बिहेव किया था, तो पहले जो चीज़ हो चुकी है उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए। आइडियोग्राफिक असेसमेंट का मतलब है द डिस्क्राइब बिहेवियर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न, कि जो उसकी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है बिहेवियर की आप उसी को असेस कर रहे हो। जैसे कि एक चाइल्ड है जिसको डिसऑर्डर है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, तो यहाँ पे आपका जो असेसमेंट का फोकस कहाँ पे है, डिसऑर्डर के ऊपर है। तो आइडियोग्राफिक मतलब उसकी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक के ऊपर आप असेसमेंट कर रहे हो। कॉन्टेक्चुअल असेसमेंट का मतलब है कॉन्टेक्सचुअल, द स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट दैट कॉज बिहेवियर आर इन फोकस, कि जिस वजह से वो बिहेवियर हो रहा है वो स्टिमुलाई आपका फोकस है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं, बिहेवियर असेसमेंट कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।